हर लैंग्वेज सिर्फ वर्ड से नहीं बनती, उसके पीछे होते हैं रूल्स, ग्रामर और मीनिंग। और शायद नारुतो की दुनिया में भी एक लैंग्वेज थी, लेकिन हमने कभी उसे लैंग्वेज की तरह देखा ही नहीं। हमें बताया गया है कि निंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 12 बेसिक हैंड साइंस होते हैं, लेकिन अगर आप सीरीज़ को ध्यान से देखो तो ये बात बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगती। वाटर ड्रैगन बुलेट jutsu 40 से भी ज़्यादा हैंड साइंस यूज़ करता है। हाकू के पास कम्प्लीटली अलग हैंड साइंस हैं। साइंटिफिक निंजा टूल्स के अपने एलिमेंटल सील्स हैं और कुछ क्लैंस सिर्फ अपनी टेक्निक्स के लिए स्पेशल सील्स यूज़ करते हैं। और फिर मदारा उचिहा, एक ऐसा शिनोबी जो बैटलफील्ड को हिला देने वाले jutsu सिर्फ एक हैंड साइंस से कास्ट कर देता है, और कुछ टेक्निक्स उन्हें हैंड साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सवाल ये है, आखिर हैंड साइंस हैं क्या? क्या ये सिर्फ रिचुअलिस्टिक गेस्चर्स हैं? क्या ये एक चाक्रा को गाइड करते हैं, या क्या ये एक पूरी लैंग्वेज है जिसे हम कभी समझ नहीं पाए? आज हम नारुतो के हैंड साइंस को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम उन्हें इंजीनियर करेंगे। सो वेलकम बैक टू वेरेस्ट। कैंप फायर टेल नंबर 2 स्टार्ट्स नाउ। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें नारुतो की हिस्ट्री में लगभग 1000 साल पीछे जाना होगा, जब हागुरोमो ओत्सुत्सुकी ने चाक्रा को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। उसका असली पर्पस वॉर नहीं था, बल्कि लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स, इंटेंशंस और दिल को समझने में मदद करना था। इस फिलॉसफी को कहा गया निंशु। लेकिन वक्त के साथ हागुरोमो के बड़े बेटे इंद्रा ओत्सुत्सुकी ने चाक्रा को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा। उसने रियलाइज़ किया, अगर चाक्रा को सिर्फ महसूस ही नहीं, प्रिसाइसली कंट्रोल भी किया जाए तो उससे टेक्निक्स क्रिएट की जा सकती हैं। और इसी सोच से जन्म हुआ निंजुत्सु का। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज था। चाक्रा बनाना एक बात थी, लेकिन हर बार उसे बिल्कुल एक ही तरीके से मोल्ड करना एक अलग चैलेंज था। और शायद इसी चैलेंज से सॉल्यूशन बने हैंड साइंस, लेकिन पावर जनरेट करने के लिए नहीं, बल्कि चाक्रा को एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में मोल्ड करने के लिए। और ये मॉडल अगर सही है तो हर हैंड साइन एक ऑपरेशन है, और जब कई ऑपरेशन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं तो जन्म लेता है एक jutsu। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं होगी। अगले पार्ट में हम इस आइडिया को कैनन के असली हैंड साइन सीक्वेंस के साथ टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि एविडेंस इस मॉडल को सपोर्ट करता है या तोड़ देता है। अब तक हमारे पास सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, शायद हैंड साइंस चाक्रा को इंस्ट्रक्शंस नहीं, ऑपरेशंस देते हैं। लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग मॉडल एविडेंस के बिना सिर्फ एक आइडिया होता है। इसलिए हमने नारुतो के सिर्फ एक या दो नहीं, डजन्स ऑफ कैनन jutsu कंपेयर किए। ग्रेट फायर बॉल, चिदोरी, वाटर ड्रैगन, विंड कटर, समनिंग jutsu और कई सीक्रेट क्लैन टेक्निक्स भी। शुरू में हमें लगा आंसर बहुत सिंपल होगा, शायद हर हैंड साइन एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता होगा। लेकिन पहले ही कंपैरिजन ने आइडिया को तोड़ दिया। ग्रेट फायर बॉल के लास्ट हैंड साइन को देखिए, टाइगर। अब चिडोरी के देखिए, यहाँ भी टाइगर। और अब वाटर ड्रैगन, फिर से टाइगर हैंड साइन। अगर टाइगर सिर्फ फायर रिलीज का साइन होता तो ये वाटर, अर्थ और लाइटनिंग टेक्निक्स में बार बार क्यों दिखता? यही पैटर्न स्नेक के साथ भी मिला, राम में भी मिला, मंकी के साथ भी। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, कोई भी सील सिर्फ एक एलिमेंट तक लिमिटेड नहीं थी। और अब हमें एक और चीज़ समझ आई, शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। हो सकता है हैंड साइंस का मतलब इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट हो ही ना, हो सकता है असली मीनिंग उनके सीक्वेंस में छुपा हो। लेकिन अगर सीक्वेंस ही सब कुछ है तो फिर हर इंडिविजुअल हैंड साइन एक्चुअली करता क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हर सील को एक इंजीनियर की तरह रिवर्स इंजीनियर करना पड़ेगा। तो पिछले पार्ट के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि टाइगर फायर का सिंबल नहीं है, स्नेक वाटर का नहीं है, और कोई भी हैंड साइन डायरेक्टली किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो फिर ये करते क्या हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने हर सील को अलग नहीं, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टडी किया। मतलब वो किस jutsu में आता है, किस सील के बाद आता है और किस मोमेंट पर आता है। और वहीं से एक इंजीनियरिंग मॉडल सामने आना शुरू हुआ। सबसे पहले टाइगर, ग्रेट फायर बॉल, चिडोरी, वाटर ड्रैगन, अर्थ स्टाइल, हर जगह टाइगर हैंड सील थी। लेकिन हर बार एक चीज़ कॉमन थी, टाइगर अक्सर सीक्वेंस के एंड के आसपास आता है, बिल्कुल उस मोमेंट पे जब टेक्निक्स रिलीज होने वाली होती हैं। इसलिए हमारा करंट मॉडल सजेस्ट करता है टाइगर शायद चाक्रा को एक्टिव स्टेट में ट्रांजिशन करने का ऑपरेशन हो सकता है, या फाइनल रिलीज से पहले का एक्टिवेशन। अब स्नेक को देखिए, ये फायर बॉल में भी है, वाटर ड्रैगन में भी है और अर्थ टेक्निक्स में भी है। हर बार चाक्रा को किसी डिफाइंड फॉर्म में ले जाने से पहले इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारी थ्योरी के हिसाब से स्नेक स्ट्रक्चर या शेपिंग ऑपरेशन हो सकता है। मतलब चाक्रा को सिर्फ एनर्जी नहीं, एक डिज़ाइन देना। रैम और भी इंटरेस्टिंग है, ये ट्रांजिशन पॉइंट्स के आसपास बार बार रिपीट होता है। शायद इसका काम चाक्रा के अलग फ्लोस को सिंक्रोनाइज करना हो, या अगले ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना। इस पार्ट पर एविडेंस अभी लिमिटेड है, इसीलिए हम इसे कंक्लूजन को सर्टेनिटी नहीं दे सकते। ये एक वर्किंग हाइपोथेसिस माना जा सकता है। और फिर ऑक्स,
ऑक्स हमें ज़्यादातर उन टेक्निक्स में दिखता है जहाँ लार्ज स्केल चाक्रा मूवमेंट होती है, जैसे वाटर ड्रैगन या कुछ अर्थ रिलीज टेक्निक्स। हो सकता है ये चाक्रा क्वांटिटी या प्रेशर बिल्डअप से रिलेटेड ऑपरेशन हो, लेकिन इसके लिए एविडेंस अभी और चाहिए। ध्यान दीजिए, हमने एक भी सील का मीनिंग ऑफिशियल क्लेम नहीं किया है। हम सिर्फ कैनन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके उनके बेसिस पर एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, और अगर ये मॉडल सही डायरेक्शन में है तो अब हम किसी भी jutsu को स्टेप बाय स्टेप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। तो चलिए इस मॉडल को नारुतो के सबसे फेमस jutsu पर टेस्ट करते हैं, ग्रेट फायरबॉल और वाटर ड्रैगन jutsu। सबसे पहले याद रखिए, हमने ये क्लेम नहीं किया कि किशिमोटो ने ऑफिशियली ये मीनिंग्स असाइन किए हैं। हम सिर्फ कैनन पैटर्न्स को यूज़ करके एक वर्किंग मॉडल टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हॉर्स। हमारे मॉडल के हिसाब से ये इनिशियल चाक्रा फ्लो को इस्टेब्लिश करता है। टेक्निक यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद टाइगर। चाक्रा पैसिव स्टेट में नहीं, एक्टिव स्टेट में है, अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। स्नेक। अब एनर्जी को एक डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। फायर अब सिर्फ हीट नहीं, एक फायरबॉल बनने की डायरेक्शन में जा रही है। रैम। मल्टीपल चाक्रा चेंजेस सिंक्रोनाइज होते हैं और प्रीवियस ऑपरेशन एक स्टेबल फ्लो में कंबाइन होता है। मंकी। यहाँ हमारा मॉडल सजेस्ट करता है कि एलिमेंटल मैनिपुलेशन अपने फाइनल स्टेज में एंटर करता है। फायर नेचर कंप्लीटली डोमिनेट करना शुरू करता है। बोर। स्ट्रक्चर लॉक होता है, टेक्निक अपनी फाइनल स्टेबिलिटी अचीव करती है। लेकिन हॉर्स दोबारा क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग की तरह ऑपरेशंस भी रिपीट होते हैं। यहाँ चाक्रा को फाइनल आउटपुट के लिए दोबारा रीइंफोर्स किया जा रहा है। और अब आखिरी टाइगर। पहले टाइगर ने टेक्निक को एक्टिवेट किया था, ये टाइगर उस एक्टिवेशन को रिलीज में कन्वर्ट करता है और इसी तरह ग्रेट फायरबॉल कंप्लीट होता है। अब इस मॉडल को नारुतो के सबसे लंबी सील सीक्वेंस पर अप्लाई करते हैं, वाटर ड्रैगन। पहली नज़र में ये रैंडम लगता है, लेकिन अगर हर सील एक ऑपरेशन है तो पिक्चर बदल जाती है। एक फायरबॉल को सिर्फ एक स्पेयर बनाना होता है, लेकिन वाटर ड्रैगन को सिर्फ पानी क्रिएट नहीं करना, उसे एक मूविंग ड्रैगन बनाना है। हेड, नेक, बॉडी, टेल, मोशन, फ्लो, प्रेशर एंड स्टेबिलिटी। हर स्टेज नए ऑपरेशन मांगती है, इसीलिए वाटर ड्रैगन ग्रेट फायरबॉल jutsu से कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस यूज़ करता है। एक सिंपल प्रोजेक्टाइल और एक लिविंग ड्रैगन दोनों चाक्रा से बनते हैं। दोनों हैंड साइंस यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उनके ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी से डिसाइड होती है। लेकिन अगर एक jutsu इतने सारे ऑपरेशन से बनता है तो फिर मादारा सिर्फ एक हैंड साइंस से ये सब कैसे कर लेता है? और नारुतो जैसे कुछ शिनोबी कुछ टेक्निक्स बिना हैंड साइंस के ही कैसे परफॉर्म कर लेते हैं? और शायद जवाब मास्टरी में छुपा है। तो अगर आपने हमारा पिछला कैंप फायर टेल देखा है तो आपको याद होगा हमने एक आइडिया प्रपोज किया था कि चाक्रा सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि लिविंग एनर्जी है और लिविंग सिस्टम्स अडेप्ट करते हैं। जब हम पहली बार लिखना सीखते हैं तो हर लाइन और हर स्ट्रोक कॉन्शियसली सोचकर बनाते हैं, लेकिन सालों के बाद वही मोमेंट बिना सोचे होने लगती है। टाइपिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरू में हर की को ढूंढना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद उंगलियां खुद ब खुद उन कीज़ की तरफ चली जाती हैं। हो सकता है चाक्रा भी बिल्कुल ऐसा ही हो। पहली बार हर ऑपरेशन को हैंड साइंस की मदद से उसे गाइड करना होता है, लेकिन जितनी बार एक शिनोबी वही सीक्वेंस रिपीट करता है उतना ही उसका चाक्रा उस पैटर्न को याद करने लगता है। मतलब ऑपरेशंस गायब नहीं होते, सिर्फ इंटरनलाइज हो जाते हैं। इसीलिए मादारा एक ही हैंड साइन से वही सीक्वेंस इनिशिएट कर सकता है जिसके लिए बिगिनर को 10 या 20 सील्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हाकू एक हाथ से वही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है जिनके लिए दूसरे शिनोबी दोनों हाथों से यूज़ करते हैं। और इसीलिए कुछ टेक्निक्स जैसे रासेनगन शायद अलग प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। उनमें चाक्रा को मैनुअली शेप दिया जाता है, इसीलिए ट्रेडिशनल हैंड साइन सीक्वेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर हैंड साइंस सिर्फ एक लैंग्वेज है तो फिर क्लोन सील, हाकू के स्पेशल सील्स, साइंटिफिक निंजा टूल्स और क्लैंस के यूनिक हैंड साइंस, ये सब क्या हैं? क्या ये इस लैंग्वेज के अलग डायलेक्ट्स हैं? तो जब हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी हमारे पास सिर्फ सवाल थे। आखिर हैंड साइंस होते क्या हैं? वाटर ड्रैगन इतने सारे सील्स क्यों यूज़ करता है? मादारा एक ही सील से जुत्सु कैसे परफॉर्म करता है? हाकू एक हाथ से सील्स कैसे बना लेता है? और कुछ टेक्निक्स को हैंड साइंस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? आज हम ऑफिशियल आंसर्स देने का क्लेम नहीं करते, लेकिन कैनन के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके हमने एक इंजीनियरिंग मॉडल ज़रूर बिल्ड किया। इस मॉडल के हिसाब से हैंड साइंस चाक्रा क्रिएट नहीं करते, वो चाक्रा को ऑपरेशंस देते हैं। सिंपल टेक्निक्स कम ऑपरेशंस मांगती हैं और कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स ज़्यादा। मास्टर शिनोबी जैसे मादारा ऑपरेशंस को कंप्रेस कर देते हैं और कुछ टैलेंटेड शिनोबी जैसे हाकू उन्हें एक हैंड साइन से परफॉर्म करते हैं और कुछ टेक्निक्स बिल्कुल अलग एग्जीक्यूशन मेथड यूज़ करती हैं। अगर हमारा मॉडल सही डायरेक्शन में है तो हैंड साइंस कभी पावर का सोर्स नहीं थे, वो एक लैंग्वेज थे।
एक लैंग्वेज जिसके थ्रू एक शिनोबी अपनी विल को रियलिटी में बदलता है। और शायद इसी वजह से नारुतो के हैंड साइंस हमें जापानीज कुजीन, हिंदुइज्म के मुद्रास और बुद्धिस्ट मुद्रा ट्रेडिशन की याद दिलाते हैं। शायद वही इंस्पिरेशन थी, लेकिन नारुतो ने उन्हें अपने खुद की फिक्शनल लैंग्वेज में इवॉल्व कर दिया। लेकिन हर लैंग्वेज की तरह इसके भी डायलेक्ट्स होते हैं। ये सब एक ही लैंग्वेज के नए फॉर्म्स हैं या एक बिल्कुल नया सिस्टम। शायद अगली बार हम उस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। हर मिस्ट्री एक आंसर होता है और हर आंसर एक नया सवाल छोड़ जाता है। ये थी वेरेस्ट की कैंप फायर टेल नंबर 2। मिलते हैं अगले कैंप फायर के पास।